वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक यूथनेशिया का जो है एक प्ली फाइल हुआ यूथनेशिया के लिए। बेसिकली एक पर्सन जिसका नाम हरीश राणा था, ठीक है, ही वाज अ बीटेक स्टूडेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सो इन द ईयर आई थिंक 2013, so when he was doing BTech in Punjab University, he fell from the fourth floor of the hostel। चौथे फ्लोर से वो गिर गए एंड उसके बाद उनकी ब्रेन की सारी नसें डैमेज हो गई एंड उसके बाद वो वेंटिलेटर पे थे और अभी भी वेंटिलेटर पे ही हैं और वो कोमा जैसी सिचुएशन के अंदर हैं। उनको फीडिंग ट्यूब के थ्रू जो है फीड किया जा रहा है। पिछले 12-13 सालों से ही इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव मीन्स लाइक एक वेजिटेबल को अगर एक जगह पे रख दोगे तो देर विल बी नो मूवमेंट, नो कुछ मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। एंड उनको सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू दी एक्सटर्नल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जैसे वेंटिलेटर, है ना। तो आप कह तो सकते हो कि वो जिंदा हैं बट जी नहीं रहे। तो ठीक है, जिंदा तो हैं बट जी नहीं रहे। तो अब ऐसे 12-13 सालों से जब वो ऐसे हैं, तो उनके जो फादर थे वो किसी पहले जॉब करते थे, तो वो रिटायर हो चुके हैं अभी। तो पिछले 13 सालों से वो उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी बेयर कर रहे हैं और उनकी कोई भी उनकी कंडीशन के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं यूथेनेशिया का प्ले लेकर। यूथेनेशिया क्या होता है? यूथेनेशिया मर्सी किलिंग को बोलते हैं। मर्सी किलिंग का मतलब होता है, एक तो होता है मर्डर, मर्डर में भी किलिंग होती है, ठीक है, उसमें भी हम मारते हैं, और यूथेनेशिया के अंदर भी किलिंग होती है। बट यूथेनेशिया में हम मर्सी किलिंग बोलते हैं, मतलब दया भाव, मतलब दया भावना से किसी को मार देना। तो हमें उन पे तरस आ रहा है बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनबियरेबल पेन से सफर कर रहे होते हैं, ठीक है, अनबियरेबल पेन उनको हो रही होती है और हमें नहीं देखा, हमसे देखा नहीं जाता कि इतनी ज्यादा पेन उनको हो रही है ड्यू टू सम टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल मतलब जिसका क्योर नहीं है और ये सर्टेन है कि उनकी डेथ होने वाली है, बट पेन अनबियरेबल है। या फिर वो कोमा जैसी सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर हमें वो अपने मतलब बॉडी पार्ट को मूव ही नहीं कर सकते, तो वो बेड सोल हो जाते हैं। बेड सोल मतलब एक बंदा एक जगह पर लेटा रहे तो उसको बैक पे बेड सोल हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, फिर उसके अंदर जो है मैगॉट्स, कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है इंसान की। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये यूथनेशिया का प्ली फाइल हुआ है। इसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या देगी वो हम दे अभी अभी तो अभी आया नहीं फैसला, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाएगी। बट आज हम यूथनेशिया के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। इंडिया के अंदर पूरी जो जितने भी केस लॉज जो इंडिया के अंदर आए, और आज हम आपको मैं यूथेनेशिया का टॉपिक फुल एंड फाइनल कंप्लीट कराऊंगा। चलिए आइए यूथेनेशिया देखते हैं। यूथेनेशिया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड यू मीन्स गुड एंड थैनोस मीन्स डेथ, मतलब गुड डेथ। गुड डेथ जो है उसके लिए उसके नाम पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इट इज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ एंडिंग अ लाइफ टू लीव अनबियरेबल सफरिंग कॉज्ड बाय इनक्योरेबल और टर्मिनल इलनेस, ठीक है। तो उनको रिलीव करना है, उनको राहत देनी है, उनको मुक्ति प्रदान करनी है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में कि वो मर भी नहीं रहे और वो जी भी नहीं रहे। तो उनको अनबेरेबल पेन से मुक्ति दिलवाने के लिए यूथेनेशिया टर्म यूज की जाती है। इट ऑफन रेफर्स टू अ पेनलेस डेलिबरेट इंटरवेंशन टू एंड लाइफ विद द प्राइमरी एम ऑफ एलिवेटिंग फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। ठीक है जी, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया देख लेते हैं। यूथेनेशिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। दो, अब कितने तरह के यूथेनेशिया होते हैं और इंडिया में कौन सा अलाउड है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यूथेनेशिया को मैंने दो टाइप्स के ऊपर क्लासिफाई किया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट, एक है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, ठीक है। मेथड के बेसिस पे भी दो तरह के हैं और कंसेंट के बेसिस पे भी तो हम देखते हैं तीन तरह के हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेथड। मेथड में सबसे पहले होता है एक्टिव यूथेनेशिया, तो पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि डॉक्टर खुद इंजेक्शन लगा देता है या दवाई दे देता है और उस बंदे को जैसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया और उस बंदे को मुक्ति प्रदान कर दी और वो गया। डॉक्टर नहीं, तो पेशेंट गया, डॉक्टर भी गया, डॉक्टर ऊपर तो नहीं गया, डॉक्टर जेल में गया, ठीक है। तो इट इज ट्रीटेड एज मर्डर इन इंडिया, ठीक है, उसको मर्डर माना जाएगा क्योंकि आपने इंटेंशनली किसी को जहर का इंजेक्शन दे दिया। कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे नीदरलैंड्स के अंदर या और भी वैसे फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पर एक्टिव यूथेनेशिया जो है लीगल है, वहाँ पर ये अलाउड है, ठीक है। तो एक्टिव यूथेनेशिया जो है इट इज डायरेक्ट एक्शन टू कॉज डेथ सच एज एडमिनिस्ट्रिंग अ लीथल इंजेक्शन। पैसिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया में बेसिकली वी आर रिमूविंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वेंटिलेटर को बंद कर रहे हैं और हम मेडिकेशंस को बंद कर रहे हैं जो उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रही है। लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रही है, क्योर नहीं कर रही है, क्योंकि वो इनक्योरेबल डिजीज है, टर्मिनल इलनेस है
उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो लाइफ को जबरदस्ती खींच रहे हैं, मतलब उस बंदे को जबरदस्ती जिंदा रख रहे हैं फॉर आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम के बेसिस पर, जैसे हम वेंटिलेटर की बात कर ले और ऐसी चीजों पे उसको हम जिंदा रख रहे हैं। तो इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउड है। दैट मीन्स कि हम खुद तो नहीं मार सकते, हाँ हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिमूव कर देंगे, बंद कर देंगे, एंड नेचुरली उस बंदे की डेथ हो जाएगी। जब वेंटिलेटर हटा देंगे तो नेचुरली फिर उस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो जो हरीश राणा जिनकी बात मैंने बताई, जो फोर्थ फ्लोर से गिर गए थे, उनके मदर फादर जो है पैसिव यूथेनेशिया के लिए मांग कर रहे हैं कि बेसिकली उनको फीडिंग ट्यूब से फीड किया जा रहा है और जो भी चीजें उनको दी जा रही है वो बंद कर दी जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे को सब कुछ बंद करके उसको बोलते हैं जब मर जा, ऐसे नहीं करते। बेसिकली उसको पैलिएटिव केयर दी जाती है, बट उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हटा लिया जाता है। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि विच रिड्यूस द सफरिंग। सफरिंग मतलब अगर अब जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे तो दर्द हो रही है तो सेडेटिव्स दे देंगे, ठीक है, पेन कम हो जाए और नेचुरली वो बंदा पेनलेस डेथ मर जाए, ठीक है, पेनलेस डेथ उसकी हो जाए और उसको और बेसिकली ये जो है ना पैसिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में पहले अलाउड नहीं था। इसके ये जुडिशियल डिसीजन के थ्रू आया है, और वो जो डिसीजन है जिसके थ्रू पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में लीगल माना गया था, वो है अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस। उसके फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको अरुणा शानबॉग में क्या हुआ था, ठीक है। बट आप देखिए पैसिव यूथेनेशिया, विद होल्डिंग और विड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम ट्रीटमेंट अलाउइंग डेथ टू अकर नेचुरली, ऑल द एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट विच इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव इज रिमूव, उसको हटा लिया जाता है। दिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड एज विदहोल्डिंग डायलिसिस बंद कर दी किडनी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ अ मशीन टू सपोर्ट द हार्ट, हार्ट को सपोर्ट करने वाली कोई मशीन लगाई थी वो बंद कर दी हमने। तो ये वेंटिलेटर्स भी है, कोई बंदा कोमा में है उसकी मशीन बंद कर दी। Thus we can say that removal of all the essentials which are supporting in extending the life of the person, मतलब जो उस इंसान की लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बंद कर रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम को, दैट इज नोन एज पैसिव यूथेनेशिया। इट इज मोस्टली डन टू द पीपल हु आर इन परसिस्टेंट, कौन सा स्टेट, वेजिटेटिव स्टेट। आगे देख लेते हैं देन। अब कंसेंट के बेसिस पे तीन तरह का होता है, ये तीन तरह से हो सकता है। जैसे वॉलंटरी यूथेनेशिया का मतलब होता है कि वो इंसान जो है टर्मिनल इलनेस से जूझ रहा है, मतलब उसको कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है जो बहुत ही पेन पेन वाली है ना। अब वो कॉन्शियस है और अपनी कंसेंट दे रहा है, कह रहा है मुझे नहीं करना, बंद करो मेरा इलाज। आपने देखा होगा कई लोगों को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं, यहाँ ट्यूब ठोक दी, वहां ट्यूब ठोक दी, और हर जगह से ट्यूबों से और मशीनों से जकड़ लिया जाता है। कभी भी आपको लाइफ से शिकवा हो, या आपको लाइफ में ये हो कि मुझे क्या ही मिला है और मुझे मतलब मिला ही क्या है, तो आप एक बार हॉस्पिटल का चक्कर काट आना, आईसीयू का, ठीक है। आईसीयू का आते ही आप बोलोगे थैंक यू गॉड, ठीक है। यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफ, दैट इज बिगेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। You are able to move your hands, you are able to eat anything whatever you want। people जो लोग हैं वो तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ खा नहीं सकते। सो हेल्थ इज द मोस्ट प्राइज पोजेशन, ठीक है, विच इज द मोस्ट प्राइज पोजेशन। आपके लिए मनी, ये नहीं, मनी फिर आ जाएगी, बाकी सब कुछ फिर आ जाएगा, बट आपकी एक बार हेल्थ गई उसके बाद वो दोबारा आने वाली नहीं है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। यूथेनेशिया नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बिकॉज जब आप जंक फूड खाते हो तो ये ट्रैश थोड़ी है। हम कूड़ेदान में बेकार चीजें फेंकते हैं ना, बट जब हम जंक खाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ टेस्ट, ओ खाए हो कोई बात नहीं, देख लेंगे। इट टेक्स टोल ऑन योर हेल्थ, ठीक है, आज नहीं फिर रेगुलरली जब ऐसा आप करते जाते हो तो आता है। तो हेल्थ को संभाल के रखिए, बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान के जो अपने भी होते हैं, जो अपने घर वाले भी होते हैं, वो भी उसको एक बर्डन समझते क्या है, वो बर्डन बन ही जाता है। देख रहे हो ना आप, यहाँ पर तो वो बेचारे 13 सालों से कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली अब वो भी तो ओल्ड एज हो गए हैं, उनको कौन ध्यान रखेगा, और अल्टीमेटली उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। कमिंग बैक, वॉलंटरी यूथेनेशिया समझ में आ गया, वो बंदा टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहा है, वो कोमा में नहीं है। आगे बात समझ। फिर आ गई नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया। इसका मतलब है कि वो बंदा कोमा में चला गया है, नॉन वॉलंटरी, उसकी कंसेंट नहीं ले सकते आप, उसकी कंसेंट आप नहीं ले सकते। तो फिर आप उसके फैमिली मेंबर्स की कंसेंट ले सकते हैं, मतलब वो फैमिली मेंबर्स खुद जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो इस केस में आपको पता चल गया कौन ही गया है, समझ में आया। In case of non-voluntary euthanasia, the person is not able to express his assent due to his illness. The family of the person decides on his behalf that it is better to end his life. Thus, the decision is taken by the family rather than the patient. Then involuntary euthanasia, यहाँ पर क्या है कि वो बंदा कोमा में होगा, बट एक्चुअली आपने किसी से कुछ नहीं ली, डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि चल तेरे को मुक्ति प्रदान कर दी मैंने। ये ऑफेंस है, ठीक है। डन अगेंस्ट द पेशेंट्स विल और विदाउट आस्किंग, इट इज इलीगल एंड एथिकली अनएक्सेप्टेबल। इनवॉलेंटरली और नॉन वॉलेंटरली में ध्यान रखना है आपने
इनवॉलेंटरली का मतलब है कि आपने उसकी कंसेंट नहीं ली, ले सकते थे आप, चाहे उसके पेरेंट्स की ले सकते थे, चाहे आप उसकी ले सकते थे, बट आपने नहीं ली है। तो दिस ये तो हो गया आपका 3 टाइप का, ठीक है। देन हिस्टोरिकल एंड कल्चर पर्सपेक्टिव थोड़े से देख लेते हैं। क्योंकि यूथेनेशिया के ऊपर ना थोड़े से एथिकल इश्यूज हैं। कुछ एक ग्रुप है जो कहता है यूथेनेशिया अलाउड होना चाहिए, भाई उसका इतनी पेन हो रही है, उसको मुक्ति प्रदान करो। कुछ कहते हैं नहीं कि गॉड ने जन्म दिया, गॉड ही लाइफ को खत्म करेगा, इंसान बीच में इंटरवीन ना करे, क्योंकि फिर मोक्ष नहीं प्राप्ति होगी, फिर वो भटकता रहेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी, भूत बन के इधर उधर भटकेगा वो, ऐसा मतलब माना जाता है। तो कल्चर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो यूथेनेशिया जो है, अगर आप देखेंगे पुराने टाइम में, तो विकिंग कल्चर था, वहां पर सुसाइड को एक ऑनरेबल एक्ट माना जाता था, ठीक है। देन उसके बाद जापान के अंदर अगर आप देखोगे तो हाराकीरी नाम की एक प्रैक्टिस है, या फिर सेपुकू नाम की एक प्रैक्टिस है, जो समुराइज है वहाँ के, वो भी जो है सुसाइड, मतलब अब ये करते हैं, सुसाइड नहीं मैं बोलूंगा, चलो सुसाइड ही बोल लो, क्योंकि यूथेनेशिया जो है ना, यूथेनेशिया वो सुसाइड जैसा ही है। आप देखोगे वो क्या है, सुसाइड जैसा ही है। बट अभी रुकना, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन मर्डर, यूथेनेशिया, डिफरेंस बिटवीन यूथेनेशिया एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड, एंड आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। बट मैं अभी थोड़ी सी प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ कि जापान के अंदर ऐसी प्रैक्टिस है। देन उसके बाद ग्रीक सिटी के अंदर स्पार्टा, आपने देखी है वो कौन सी मूवी थी वो, 300 नहीं, कौन सी 300 है, कौन सी है, स्पार्टन्स, वो देखी नहीं आपने मूवी? आपने मूवी नहीं देखी वो वाली? देखना जाके, स्पार्टन 300 है आई थिंक, आज ही देखना जाके, यू विल फील द कि हाँ ग्लोरी किसे बोलते हैं और ऑनर किसको बोलते हैं। ग्रीक की है वो, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ जी। हम्म, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। उसका प्रोसेस यही है, एफआईआर करवाओ जाके, और क्या प्रोसेस है। ये आपके बिना पूछे डॉक्टर साहब ने ये कैसे कर दिया? फिर तो अगर प्रूफ ही ना हो, तो मैं अब इसके ऊपर क्या ही आंसर दूं, बताओ। एक बंदे ने, पता क्या बोला, रुको मैं आपको एक बहुत अच्छी, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आपके ऊपर नहीं मैं बता रहा, वैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि एक बार ना एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पॉइंट पे, तो उन्होंने बोला जी डिस्क्रिमिनेशन होती है जी इंडिया में, ऐसे है, पहले देख लो कैसे ये हुआ था सारा कुछ। तो उस पत्रकार ने आगे से बोला, कहता ये तो बस सुनी सुनाई बातें हैं ना, पुरानी बातें हैं, इस पे कैसे विश्वास कर लूं मैं, कोई प्रूफ तो है नहीं, सुनी सुनाई है, लिखी हुई है तो हम सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली अभी बताओ। तो वो फिर उसने आगे से जवाब दिया बंदे ने, कहता फिर इस हिसाब से तो आप इंडिया की हिस्ट्री भूल जाओ, कि कुछ भी नहीं था पहले, है ना, वो क्यों पढ़ते हो फिर, 1947 से पहले ये हुआ, वो सब कुछ भूल जाओ, फिर वो तो सब झूठी है फिर तो, यही है ना। पर मेरे पास उससे अच्छा आंसर था मेरे मन में, अगर मैं इंटरव्यूअर को देता हूँ तो मैं अच्छा आंसर दे सकता था। अब दूं फिर आंसर, एवं चलो रहने दो, बाद में बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी। हाँ जी। मेरे पास आंसर ये था कि उस पत्रकार को ये पूछा जाए कि भाई तेरे पापा का नाम तेरे को किसने बताया था? उन्होंने, मेरी मम्मा ने। वो तो सुनी सुनाई बताता ना, तूने तो नहीं देखा, ठीक है, तो वो भी झूठ है फिर तो, है वो भी झूठ है। तो भाई हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क, डाउट, ये वो नहीं हो सकता। तो अब जैसे इनका सवाल है कि सर प्रूफ, अगर प्रूफ ही ना हो, तो प्रूफ ही ना हो तो घर बैठो, फिर प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, फिर विदाउट प्रूफ कुछ नहीं होता कोर्ट के अंदर। मैं चिल्लाने लग जाऊं कोर्ट में जाके, ऐसा नहीं हो सकता ना, समझ में आई बात। सो कमिंग बैक, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता। हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई बात, देखो वो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का रूल होता है, एविडेंस लॉ के अंदर हम पढ़ाते हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो होता है जो आपने खुद देखा, सुना, महसूस किया, उसको हम बोलते हैं ये प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। खुद देखा था ना, अपनी सेंसेस से जो आपने परसीव कर लिया, सेंसेस मतलब स्मेल, देखा, सुना, ये आपने खुद सुना, तो आपका एविडेंस प्राइमरी एविडेंस है, आप कोर्ट में गवाही दोगे, वो ठीक है, वो मानी जाएगी। पर वो भी ऐसा नहीं कि ब्लेटेंटली मान लेंगे हम, उसके ऊपर भी आपके एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है कि आपको वहां पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएं, तो आप वहां पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दे दो, तो आपका क्रेडिट इम्पीच हो जाएगा। क्रेडिट मतलब आपकी जो विश्वसनीयता है, मतलब क्रेडिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, हिंदी थोड़ी सी बोलने में मेरे से स्लिप है, तो क्रेडिबिलिटी जो है आपकी, वो वहां पर इफेक्ट हो सकती है। बट वो प्राइमरी एविडेंस है, तो आप जाके गवाही दे सकते हो। सुनी सुनाई बात का मतलब है कि मैंने सुनी थी, मैंने देखी थी कि उसने ना चाकू मार दिया उसको, फिर मैंने इनको बताई, तुझे पता उसने चाकू मार दिया उसको,
अब ये कोर्ट में जाके गवाही देंगे तो ये सेकेंडरी एविडेंस है, ये एडमिसिबल नहीं होता। सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है, बट वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता सर, सुनिए मतलब बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, वो तो फिर एविडेंस लॉ का पार्ट है ना, वो तो हम बाद में देखेंगे। आई बात समझ? तो अब किस केस में इनजस्टिस है? बेटे प्रूफ ना हो तो चाहे आप मर्डर कराओ, वो भी इनजस्टिस है। अब एलिस मर्डर कराए और प्रूफ ही ना हो उस चीज का, तो वो भी तो मतलब प्रूफ नहीं है, वो तो काफी हर सिचुएशन में इनजस्टिस ही होगा ना। अब मैंने किसी को पैसे दे दिए और मैं बोल रहा हूँ कि जज साहब मेरे पैसे नहीं वापस दे रहा ये, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी अगर मैं फाइल भी करूँ, जज साहब बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, हम बैठते हैं तेरे को जस्टिस दिलाते हैं, ला सबूत ला। ऐसा सबूत तो नहीं है। तो भाई जब तू अपने लिए नहीं स्टैंड ले सका, जब तूने खुद पैसे दिए थे तो तू इतना विजिलेंट नहीं था, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कोर्ट कि भाई वो तेरे लिए स्टैंड हो जाए, तुझे जस्टिस प्रोवाइड कर दे? हैं आप मांग जस्टिस की मांग करते हो आप, जब आपके पास खुद के पास कोई एविडेंस नहीं है। अब मैं यूथेनेशिया करा दूं? नहीं तो यूथेनेशिया का बहुत कुछ मैंने प्रिपेयर बहुत कुछ किया होता कुछ नहीं है। कर लें फिर आगे? अब यूट्यूब पे डालनी है, देखो बीच में क्या क्या बातें कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर तो स्पार्टन्स, हाँ मैं जो मूवी बता रहा था वो 300 है, ठीक है, जाके देखना। 300 मूवी स्पार्टन्स, आपके मन में एक बार जोश आ जाएगा कि नहीं। वैसे उससे ज्यादा तो सिख धर्म में हमारे पास है, सिख इतिहास में, मतलब 36 एंड 46, उससे भी तगड़े, मतलब वो बनाई ऐसी हुई है कि देखने में वो हो जाता है। हमारे वाले इतनी तगड़ी बनाते नहीं है हमारे पास ज्यादा तगड़ी हिस्ट्री, उनसे ज्यादा तगड़ी हिस्ट्री हमारे पास है। चलिए आइए देखते हैं। स्पार्टा के अंदर भी ऐसा ही होता था, जो अनफिट होते थे अब उनको अबंडन कर दिया जाता था, ये अनफिट है उनको अबंडन कर दो। देन आगे चाइनीज सोसाइटीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एबोरिजिनल्स रहते हैं, वहां पर भी ये चीजें होनी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर जैनिज्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूजुअली जैनिज्म के अंदर एक प्रैक्टिस होती है जिसको जिसको बोलते हैं संथारा। ये अभी 2025 में एक न्यूज आई थी, 3 साल की लड़की ने संथारा कर लिया और उसकी डेथ हो गई। संथारा मतलब होता है फास्ट अनटू डेथ। अब 3 साल की बच्ची कैसे डिसाइड कर सकती है कि मैं फास्ट रखूंगी और मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूंगी? क्योंकि उसको कुछ टर्मिनल इलनेस थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि 3 साल की लड़की कैसे संथारा कर सकती है। बट ऐसी प्रैक्टिस आप देख सकते हो जैनिज्म में भी है, टू मिनिमाइज द सफरिंग एंड प्योरीफाई देयर souls, ठीक है। आगे देखिए, ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु देयर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड, तो तमिलनाडु में जाओगे तो थलाई कुंथल नाम की एक प्रैक्टिस है, किलिंग द एल्डरली बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको मार दिया जाता है कि भाई चलो जाओ जी, सफरिंग से मुक्त हो जाओ। आगे देखें जरा। चलिए, डिफरेंस बिटवीन यूथेनेशिया एंड मर्डर। देखो, यूथेनेशिया में यूथेनेशिया में जो है ना, और मर्डर में फर्क है। यूथेनेशिया में हम गुड फेथ में उसकी उसकी सफरिंग को खत्म करने के लिए हम उसको किल कर रहे हैं। मर्डर में हमारी इंटेंशन है, मेलाफाइड इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, और हमने उसकी किलिंग की है ड्यू टू सम बैड इंटेंशन। समझ में आया? मेरी कोई दुश्मनी है, मैंने उसका मर्डर कर दिया। यूथेनेशिया में तो ऐसा नहीं है। यूथेनेशिया में भी हो रही है, क्योंकि देखो अगर एक्टिव यूथेनेशिया की बात करोगे वो है एक तरह का मर्डर ही है ना, पर दोनों की इंटेंशन में फर्क है। बोलो, एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में नहीं अलाउड, बट आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ और सोचो कि एक्टिव यूथेनेशिया में भी तो इंजेक्शन लगा रहा है जाके, तो मैं भी किसी को जाके इंजेक्शन लगा के मार दूं, वो मर्डर हो सकता है अगर मेरी बैड इंटेंशन हो। बट कुछ कंट्रीज में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। ऐसा नहीं कि जाके बोर्ड बैठता है, पूरा डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट से अप्रूवल आता है, सेकंड बोर्ड बैठता है, सेकंड बोर्ड का अप्रूवल आता है, उसके बाद फाइनली जाके होता है। ऐसे थोड़ी आज मेरा दिल किया तो भाई साहब एक्टिव यूथेनेशिया कर देना मेरा, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई? तो यहाँ पर आप देखिए, मर्डर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ किलिंग रीजन विदाउट हिज कंसेंट। तो यहाँ पर भी विदाउट हिज कंसेंट हो सकता है। अनलॉफुली विद द, क्या लिखा है यहाँ पर, रॉन्ग मोटिव। However, in the case of euthanasia, which is closely related to mercy killing, a person is killed with his consent, या तो उसकी consent या फिर उसके लीगल गार्जियन की consent। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस नोट डाउन करिए आप। मर्डर में हम उस बंदे की कंसेंट नहीं ना लेते, और यहाँ पर भी हम उस यहाँ तो हम या तो उसकी कंसेंट लेंगे या फिर उसके गार्जियंस की हम कंसेंट लेंगे। और यहाँ पर हमारी इंटेंशन भी मैटर करती है। हम वी वांट टू रिलीव दैट पर्सन फ्रॉम परमानेंट इलनेस एंड सफरिंग एंड एंड हिज लाइफ विद डिग्निटी। दो द प्रोसेस इज द सेम इन बोथ द एक्ट्स। तो प्रोसेस तो दोनों में सेम ही है, मारने का ही है, बट दोनों में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? चलिए आगे देखिए फिर। डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड यूथेनेशिया। सुसाइड एंड यूथेनेशिया, सुसाइड में एक बंदा खुद सुसाइड कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, खत्म कर रहा है, वो खुशी खुशी तो नहीं कर रहा,
कुछ मेंटल डिस्ट्रेस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तभी कर रहा है वो। कोई भी खुशी से सुसाइड करता है, आज मेरा दिल बहुत खुश है मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता। यूथेनेशिया के अंदर वो बंदा खुद को नहीं मार रहा, कोई थर्ड पर्सन मार रहा है उसको। थर्ड पर्सन कौन मारेगा? अगर एक्टिव की बात करोगे तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं जाके उसको, और अगर पैसिव की बात करोगे तो वहां पर भी थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन तो है, बट वो डायरेक्टली तो नहीं मार रहे, बट पीछे से वेंटिलेटर बंद कर रहे हैं हम, या इसलिए तो थर्ड पर्सन जाके ऐसा कुछ करता है। ये दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? बोलो यस और नो। When an individual wants to end his life by an act done by himself only without any intervention of the other person, that is known as suicide. Whereas in matter of euthanasia, intrusion of other human is necessary to finish one's life. समझ में आई बात? आगे चलिए फटाफट से फिर। ना सबसे पहले अब हम केस ट्रैक करते हैं इंडिया में कौन कौन से केस आए। 4 केस आए इंडिया के अंदर, और आपको मैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन पे लेके जाऊंगा, बट स्टार्ट सबसे पहले से करेंगे कि कहाँ से ये कहानी शुरू हुई। आज की जो सिचुएशन है वो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस 2023 में आई थी, वो मैं आज आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या होगा। पहले हम देखते हैं पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये केस आया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है, आज का जो बीएनएस है, उसके अंदर एक सेक्शन है जिसका उसमें एक सेक्शन है जो कि एक ऑफेंस है, ऑब्वियसली इंडियन पिनल कोड या बीएनएस की बात करें, वो है अटेम्प्ट टू सुसाइड। क्या है उसका ऑफेंस का नाम? है ना, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं, बेसिकली सुसाइड, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड ही है, बेसिकली सुसाइड नहीं हो सकता, अटेम्प्ट टू सुसाइड है, वो एक ऑफेंस है। तो भारत में अगर किसी बंदे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। हाँ हाँ, सच में। देखो, अगर एक्स ने सुसाइड किया, ठीक है, वो खुश नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी उसने लगाई थी, वो हार गया, क्रिप्टो में पैसे डूब गए, ठीक है, या फॉर वट एवर रीजन उसने सुसाइड की कोशिश की, बट बेचारे की सुसाइड के प्रयास जो है सफल नहीं हुआ, नाकाम रहा, बेचारा बच गया। तो अब वो बच गया है ना, तो पुलिस आएगी, बोलेगी तूने मरने की कोशिश की, चल जेल में। वो बोलेगा भाई मैं आगे परेशान हूँ, घर से परेशान हूँ, इतना परेशान, तभी तो मरने की कोशिश की थी और बच गया, उल्टा से तुम मुझे पकड़ने आ गए हो, बिल्कुल पकड़ के ले जाएंगे और बिल्कुल जेल भी हो जाएगी इंडिया में। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस, सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस। सुसाइड क्यों नहीं है? बंदा चला ही गया, ऐसे थोड़ी बोले धर्म आ गया भाई साहब, इसको नीचे भेजना है, एक बार इसको सजा सुनाए पहले हम। वो, हाँ जी, हाँ, ये बात अच्छी है। उन्होंने बोला कि सर अटेम्प्ट टू सुसाइड तो बंदा कोई डिस्ट्रेस में ही करेगा ना, तो सर ये क्या पॉलिसी हुई कि भी उस बंदे को जेल में उठा के डाल दिया अगर वो बच गया? पॉलिसी ये है कि स्टेट ये कहती है कि स्टेट हैज एन इंटरेस्ट टू प्रिजर्व लाइफ। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। अगर हर कोई अगर हम अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशेबल नहीं करेंगे ना, अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशेबल नहीं करेंगे, तो ऐसे तो हर कोई बंदा सुसाइड करने बैठ जाएगा, सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट जाएगा। सुसाइड करने से सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट जाता है, तो फिर इसको हम पनिश करेंगे, ठीक है। अब आपको गलत तो लग रहा है कि सर उसने डिस्ट्रेस में किया, सर उसको पकड़ के ले गए, तो उसी पे मैं आ रहा हूँ। उसी आज के टाइम पे मैं अगर बताऊं, ऑफेंस तो है ये इंडिया में। अगर कोई बंदा सुसाइड करने की कोशिश करे, बच गया, वो ऑफेंस तो है। बट आज इंडिया में एक नया लॉ आ गया, मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया 2017। उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जिससे वो बंदा बच सकता है। अब जिसने सुसाइड करने की कोशिश की वो मरा नहीं ना, वो मेंटल हेल्थ एक्ट जो 2017 है उसकी हेल्प लेके वो बच सकता है, जेल में जाने से बच सकता है। बट फिर भी इट इज एन ऑफेंस, आज भी ऑफेंस है, मैं बताऊंगा आपको अभी, क्लियर करूंगा आपको अभी। होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, रेन इन योर हॉर्सेस। सो ये पी रतिनम वाले केस में क्या हुआ कि पी रतिनम भाई साहब ने सुसाइड करने की कोशिश की, ये बच गए। जब ये बच गए तो पुलिस उनको पकड़ लेगी। इन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने बोला सर जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का सेक्शन था 309 इंडियन पिनल कोड में पहले, सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है ये? अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर, गैर संवैधानिक है ये सर, आर्टिकल 21 की वायलेशन है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, अगर मेरा राइट टू लाइफ है तो मेरा राइट टू डाई भी है, अगर मेरा राइट टू लाइफ है तो मेरा राइट टू डाई भी है। तो सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटा देना चाहिए। चलो जी, फिर इसमें क्या कोर्ट ने क्या बोला आप देखिए यहाँ पर। In the case of P. Ratinam, in a landmark judgment in Indian constitutional law concerning the right to die, the case challenged the validity of Section 309 IPC, in which criminalize attempted suicide, है ना, ये section attempted suicide को punish करता है। अच्छा, by the way एक और section है 306, that is abetment to suicide। किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाएंगे आप कि तू मर जा, तू तो धरती पे बोझ है, देख तेरे इतने मार्क्स कम आ गए, तू क्या करेगा यहाँ पर,
ठीक है, मर जा। तो आप तो नहीं मर रहे, किसी को उकसा रहे हो। बेटरमेंट टू सुसाइड भी ऑफेंस है, सजा पूरी उतनी मिलती है जितनी जितनी मतलब एक बंदे को डेथ कॉज करने के लिए जितनी मिलती है, सजा बड़ी तगड़ी मिलती है बेटरमेंट टू सोसाइटी के लिए। बट यहाँ पे तो पी रतिनाम जी ने खुद करा था ना, किसी ने उकसाया तो नहीं था। तो उनको पकड़ के ले गए, तो उसने चैलेंज कर दिया कि सर ये तो आर्टिकल 21 की वायलेशन है, राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू डाई। कोर्ट ने यहाँ पर पी रतिनम के केस में ये बोला कि जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच में क्या है, राइट टू स्पीक, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना, सब्जेक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, ऑल्दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगती हैं उसके ऊपर। और मैं किसी को गालियां तो नहीं निकालने बैठ जाऊंगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे आईपीसी में ऑफेंस हैं जो स्पीच पे ही लग रहे हैं, जैसे डेफोमेशन। डेफोमेशन में किसी के बारे में उल्टा बोलूंगा तो पकड़ लेंगे ना मेरे को, बोलो यस और नो। फिर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू डिफरेंट रिलीजन्स, दो गुटों के बीच में, या दो धार्मिक आहत भावनाएं, वो सिद्धू मूसेवाले का भी एक सॉन्ग भी था, पता नहीं कौन सा, क्या वो कौन सा था, 300 कौन सी क्या मिलोगी, मेरे को नहीं पता, वो देख लेना आप जाके। मतलब ये सारे स्पीच से ही तो लग रहे हैं ना, बोलो यस और नो। आप नहीं बोलोगे ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है, ये सारे ऑफेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो स्पीच को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। बट मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट नहीं है। हम पढ़ेंगे अभी, हम आर्टिकल कौन से पे बैठे हैं अभी हम 14 पे बैठे हुए हैं। आज देखते हैं उसको कितना हम खींच पाते हैं। कोई बात नहीं, आज दूर वाले बच्चे नहीं आए तो आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कोर्ट ने बोला, इस पे वापस आओ, कोर्ट ने बोला कि भाई जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच है, तो राइट टू स्पीक ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू स्पीक। आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीक है, राइट टू रिमेन साइलेंट भी हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या है? तो जैसे राइट टू स्पीक मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 19 में राइट नॉट टू स्पीक मीन्स राइट टू रिमेन साइलेंट भी एक हमारा क्या है। उसी लाइन पे कोर्ट ने आर्टिकल 21 में बोला राइट टू लाइफ अगर फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू डाई भी क्या होगा फिर? कौन से केस में बोला? पी रतिनम के केस में बोला। और 309 को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो अंशु खुश हो गई है कि हट गया, हट गया, अभी एक बार तो हट गया, बोलो हट गया कि नहीं 1994। और मैंने आपको याद करो आर्टिकल 30 में बताया था, एनी लॉ विच केम इन कंफ्लिक्ट विद द क्या है, फंडामेंटल राइट। तो आ रहा है ना कंफ्लिक्ट में, किसके साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है इसका? आर्टिकल 21। तो इसको कोर्ट ने फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। अभी देखना दोबारा से रीइंस्टेट करेंगे, अभी अभी रुको, करेंगे, अभी रुक जाओ। देन आगे देखिए, फैक्ट्स पी रतिनम वाला केस यही है कि इन्होंने सुसाइड करा था, इनको इम्प्रिजनमेंट हो गई एंड ऑल दैट, ठीक है। रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने बोला कि वेदर अ पर्सन अटेम्प्टिंग टू टेक देयर ओन लाइफ शुड बी पनिश्ड रादर देन रिहैबिलिटेटेड। भी एक बंदा जो अपनी जान लेने की कोशिश करे उसको सजा दोगे या रिहैबिलिटेट करोगे? उस बंदे को काउंसलिंग करोगे कि भैया ऐसा मत करो, क्या हो गया सब कुछ, या उसको जेल में डालोगे उल्टा? फिर तो जैसे ही जेल से निकलेगा बोलेगा अब तो और तगड़े वाला सुसाइड करूंगा, है ना? है, जेल में कर लेगा। चलिए, इश्यूज रेज्ड, ये ना आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इशू रेज, मैं तो अभी आपको सिर्फ कहानी मैंने आपको बता दी, पढ़ लोगे इसको, बोलो यस और नो। इसमें देखो आर्गुमेंट्स बाय पिटिशनर, जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिए थे कि 309 में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यही है, देखो 3909 जो अटेम्प्ट को पनिश करता है वो हार्श है। वो बंदा ऑलरेडी मेंटल डिस्ट्रेस में, उसको आप पकड़ के डाल रहे हो अंदर। देन पर्सन हू अटेम्प्ट्स सुसाइड इज नॉट हार्मिंग एनीवन एल्स, वो तो खुद को हार्म कर रहा है ना, किसी को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा। फिर आप उसको क्यों पनिश कर रहे हो? फिर सुसाइड इज नॉट इमोरल, कहते कुछ कल्चर्स में तो सुसाइड अलाउड है, जो कि अभी हम देख के भी आए हैं, बोलो यस और नो। फिर आगे अदर कंट्रीज कहते हैं यूके के अंदर ये हट चुका है, जब अटेम्प्ट वाला ये हट चुका है, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। यूके ने हटा दिया अटेम्प्ट टू सुसाइड। भाई एक बंदा सुसाइड करके बच गया तो उसको जेल थोड़ी डालोगे, रिहैबिलिटेट करोगे ना उसको। तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए। देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स रिस्पोंडेंट, तो उधर से स्टेट आ रही है। स्टेट कह रही है सर सोसाइटी इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, सर ये सोसाइटी को वीक कर दी है। स्टेट हैज इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द लाइफ, सर स्टेट हैज इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द लाइफ। अलाउइंग द राइट टू डाई वुड वीकन द फैब्रिक ऑफ लॉ, सर राइट टू डाई में फिर फैब्रिक ऑफ लॉ वीक हो जाएगा। अलाउइंग राइट टू डाई कुड एनकरेज यूथनेशिया, सर अगर आप इसको अलाउ कर दोगे तो यूथनेशिया एनकरेज होगा सोसाइटी के अंदर। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए। बट कोर्ट ने दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने 309 को स्ट्रक डाउन कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मतलब पिटिशनर के फेवर में फैसला आ गया। और आर्टिकल 21 जैसे इन्होंने बोला है कि राइट टू इंक्लूड रिमेन साइलेंट, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स है राइट टू डाई ऑल्सो, ये मैंने आपको बताया। और उन्होंने बोला कि भाई अगर आप सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिश करते हो तो आप ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहे हो। चलो एनी हाउ, आगे फिर आगे आइए। फिर अब आ गया जी रिवर्सल ऑफ द जजमेंट, मतलब सारी जजमेंट रिवर्स कर दी। 309 को दोबारा से मतलब रीइंस्टेट कर दिया, उसको दोबारा से एज एन ऑफेंस ट्रीट किया। कौन से केस में? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दोबारा से 309 को एक ऑफेंस मान लिया गया। अब इस केस में क्या होता है, ज्ञान कौर एंड हरबंस सिंह, ये अपनी जो डॉटर इन लॉ है, अपनी नूह के साथ ये थोड़ी सी उसको तंग परेशान करते हैं, या
अपने बेटे को बोलते हैं कि तू किसी और से शादी कर ले, और वो जो लड़की डॉरी लेके आएगी ना, उससे शादी कर ले तू, इससे तो शादी की गलती कर ली, उससे शादी कर जो डॉरी लेके आएगी। ठीक है, उसने जो फर्स्ट डॉटर इन लॉ थी, उसने कर लिया सुसाइड। उसने क्या कर लिया? सुसाइड। ठीक है जी। अब वो तो चली गई ना, बात 309 की नहीं है, वो जो चली गई उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान कौर और हरबंस सिंह को जब उनके ऊपर केस आया, और उनके ऊपर केस डला अबेटमेंट टू सुसाइड। कौन सा डला? अबेटमेंट टू सुसाइड, जो 306 में था। इन्होंने इनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, सजा सुना दी। ठीक है, उसके बाद ये अपील में हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने थोड़ी सी सजा ज्ञान कौर की कम कर दी, कन्विक्शन वैसी ही रखी, ज्ञान कौर की थोड़ी सी सजा कम कर दी, मे बी ऑन कि वो फीमेल या कुछ ऐसे ग्राउंड्स पे कम कर दी होगी। मतलब ट्रायल कोर्ट ने भी कन्विक्शन करी है, हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड करा है, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने चैलेंज किया कि ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड है इसको भी हटाओ। मतलब किसी को आप बोलते रहो कि तू मर जा मर जा मर जा मर जा, और वो मर जाए, और आप बोलो कि सर 306 कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, हमारे कहने में मर गया तो वो मर गया तो वो खुद ही मरा है। ठीक है, उन्होंने बोला इसको हटाओ। अब देखो लॉजिक क्या दिया, बड़ा मतलब मजेदार लॉजिक है। लॉजिक पता क्या दिया? सर ध्यान से सुना, सर पी रतिनम वाले केस के अंदर आपने ही तो बोला था कि राइट टू डाई आर्टिकल 21 का पार्ट है। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो यस और नो। तो सर हम तो अपनी डॉटर इन लॉ को उसका फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने में मदद कर रहे थे कि राइट टू डाई, और वो मरना चाहती थी, तो हमने तो उसका क्या किया, थोड़ी सी मदद करी, हेल्प करी है सर। तो जो चीज किसी फंडामेंटल राइट को फुलफिल करने के लिए की जाती है, वो ऑफेंस कैसे हो सकता है? 306 ऑफेंस कैसे हो सकता है? आई बात समझ या नहीं? ये कहानी थी सुप्रीम कोर्ट ने। है, दोबारा बताऊं? तो आप ध्यान से सुनो जरा। आप ऐसे ऐसे सोचो कि भाई आपके नेबर में कोई है ना, वो, अब आपको पी रतिनम के केस में तो कोर्ट ने बोल दिया था राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, मरने का भी हक है। तो आपके नेबर में कोई है लेडी, उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड किया क्योंकि उसके जो जो इन लॉज थे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उसको तंग करते थे, उसको प्रोवोक करते थे, जो भी है, उन्होंने बोला था ना कि किसी और से शादी कर ले, उसने तंग आके क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। अब उन्होंने, उनके ऊपर केस आया, तो उनके ऊपर केस डाला अबेटमेंट टू सुसाइड। इन्होंने सुसाइड को साया है, अबेट किया है, इनकी वजह से उसने सुसाइड किया है, इनको पकड़ो। अब वो कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं, हालांकि उनके वकील साहब ने आर्गुमेंट बनाए होंगे, तो उन्होंने ये बोला कि सर आपने तो बोला था पी रतिनम के केस के अंदर कि एक पर्सन के पास राइट टू डाई उसका फंडामेंटल राइट है, बोला था ना? तो फिर ज्ञान कौर ने अपनी डॉटर का फंडामेंटल राइट जो उसने एक्सरसाइज कर लिया, वो मर गई ना, उसको फंडामेंटल राइट को फुलफिल करने के लिए मदद ही तो की है। कहाँ वो खुद ना मरती, तो हमने उसको थोड़ा सा उकसाया और वो मर गई। तो हमने तो सिर्फ उसका फंडामेंटल राइट पूरा करने में हेल्प करी है, राइट टू डाई वो करना चाहती थी, तो हमने थोड़ी सी उसको कुछ ऐसी बातें बोली, उसने कर ली। तो सर जब राइट टू डाई एक ऑफेंस नहीं है, राइट टू डाई एक ऑफेंस है, राइट टू डाई ऑफेंस तो कहाँ ही होगा, राइट मतलब मर गया वो तो वैसे भी कभी ऑफेंस नहीं हो सकता। तो राइट टू डाई, हम किसी को अगर सुसाइड के लिए बेट भी करते हैं, जब आपने बोला अटेम्प्ट टू सुसाइड एक ऑफेंस नहीं है, तो अगर हमने किसी को बेट करने के लिए सुसाइड बेट करने के लिए भी उकसाया है, ठीक है, और बेट किया उसको सुसाइड करने के लिए। हाँ जी। हरासमेंट? नहीं नहीं, हरासमेंट नहीं होगी। कोर्ट उनको उठा के जेल में डालेगा अभी। कोर्ट बोलेगा कि भाई ये कौन सा बेकार सा आर्ग्यूमेंट है कि भाई वो फंडामेंटल राइट और हम उसको पूरी, कोर्ट बोलेगा अटेम्प्ट टू सुसाइड दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया। क्या बोल दिया? अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या है? एक ऑफेंस है, और जिसको भी आप सुसाइड करने के लिए भड़काओगे, आपका भी क्या है? ये ऑफेंस है। इसीलिए ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले डिसीजन को वापस ले लिया। ये 5 जजेस बेंच था, वो पी रत्नम वाला आई थिंक 2 जजेस बेंच था। बड़े बेंच की जजमेंट है, बड़ा बेंच जो है अपनी पुरानी जजमेंट को जो है वो ओवररूल कर सकता है। आई बात समझ या नहीं? तो कोर्ट ने क्या बोल दिया? कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई नहीं है इंडिया के अंदर आर्टिकल 21। पर अभी रुक जाओ, राइट टू डाई विद डिग्निटी है। राइट टू डाई विद सम्मान के साथ मरना, मरने का हक हर किसी को है। सम्मान के साथ मरने का हक हर किसी को है। तो अगर कोई बंदा, किसी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद भी जो उसकी जो लास्ट राइट्स होते हैं ना, उसकी जो वो कहते हैं हम उसको लास्ट राइट्स को क्या कहते हैं उसको,
क्रिमेशन, क्रिमेशन भी पूरे ढंग से होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को आप कर दो, कि क्रिमेशन भी उसका राइट टू डाई विद डिग्निटी है। और सिमिलरली अब आप देखो, एक बंदा हॉस्पिटल में दर्द से तड़फ रहा है, उसकी जान बची कुछ नहीं, कोमा में पड़ा हुआ है, तो क्या उसका राइट टू डाई विद डिग्निटी नहीं है? आप क्यों उसको मशीनों पे लगा के बैठे हो? उसको मरने दीजिए ना गरिमा के साथ। बोलिए यस और नो, कि उसको तड़फा के आप उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते रहेंगे? आप उसको गरिमा से मरने देंगे चैन से, या नहीं मरने देंगे? लेट्स अलाउ द नेचर टू टेक इट्स ओन कोर्स। बोलो यस और नो। ठीक है, तो वो अभी कोर्ट ने इस केस में नहीं बोला राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना। वो अरना शानबॉग के केस में कोर्ट ने बोला कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, बट राइट टू डाई इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो ज्ञान कौर के केस में इसको ओवरटर्न कर दिया गया। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। और कोर्ट ने रीजन एक ये भी दिया कि राइट टू डाई आर्टिकल 21 का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ जो है ना, वो तो नेचर ने दिया है। बोलो जिंदगी कौन देता है? कोई इंसान दे सकता है क्या जिंदगी? नहीं देता। कौन है? नेचर देती है ना, भगवान की मर्जी है। जिसको जन्म देना है उसको इंसानी जून में दिया, किसी को गधे की जून में दे दिया। ठीक है, और कुछ इंसानी जून में भी गधे होते हैं, वो भी होते हैं ऐसे, तो वो तो भगवान के हाथ में है। ठीक है, बट कोर्ट ने बोला राइट टू डाई, वो राइट टू लाइफ का पार्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि आप जब मर रहे हो तो यू आर डूइंग एन अननेचुरल थिंग, क्योंकि जब नेचर आपको लेके जाएगी तो वो क्या होता है? नेचुरल। और आप अननेचुरल वे में जब सुसाइड करते हो या मरते हो, तो वो राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं हो सकता। यहाँ देखिए आप, द कोर्ट रीजन दैट राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट व्हाइल राइट टू डाई इज एन, क्या लिखा है? अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ। ये नहीं आप कर सकते, इसलिए ज्ञान कौर के केस में उन्होंने इसको ओवरटर्न करके अब क्या बना दिया फिर? अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या बना दिया? बताओ। बना दिया ना अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्या बना दिया दोबारा से? ऑफेंस रीइंस्टेट कर दिया, उसको दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया। इज दैट क्लियर? वैसे इंडिया में सबसे पहला केस अगर आप मेरे से पूछोगे तो मारुति श्रीपति दुबल केस आया था, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का था। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि राइट टू डाई पार्ट होता है। इसको नहीं हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे देखो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या लिखा है 2000। अब ये अंशु के सवाल पे वापस आते हैं। अब देखो ज्ञान कौर के केस में दोबारा से कोर्ट ने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को क्या बना दिया है? ऑफेंस बना दिया है। अंशु के केस में दोबारा आते हैं, सर ये तो गलत है, वो तो डिस्ट्रेस में उसने सुसाइड करा, बच गया, वो तो जेल में जाएगा। अब ये क्या कहता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये नया लॉ कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है ना, तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो बेचारा डिस्ट्रेस में था। क्या करके चलेगा? और अगर वो डिस्ट्रेस में सुसाइड कर रहा है तो उसको कोई सजा नहीं होगी। आगे बात समझ? बोलो यस और नो। अब इससे एक सवाल निकलता है कि ये लॉ कहता है कि जो बंदा डिस्ट्रेस में है वो सुसाइड करता है, तो वो उसको हम सजा नहीं देंगे, वो ऑफेंस हम उसको उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि कोई बंदे डिस्ट्रेस में नहीं सुसाइड करते होंगे, कभी खुशी खुशी भी करते होंगे कोई। बोलो ऐसा भी हो सकता है क्या? समझ में नहीं आए? अरे मैं वही, हाँ जी, हाँ हाँ। धमकी कौन? मतलब वो जो, हाँ ऐसा भी होता है वैसे, हाँ ऐसा भी होता है। मतलब किसी के ऊपर मतलब इमोशनल प्रेशर या ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए कई बार फैमिली मेंबर्स के ऊपर या किसी पे, अगर मुझे ये ना दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसे होता है ना। और वो सुसाइड करने की कोशिश भी करे और वो बच जाए, फिर उसको ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर हमेशा याद रखना कि जिसने सुसाइड किया ना, टिल्ट ऑफ माइंड यही रहेगा कि ये बंदा क्या था? डिस्ट्रेस में था। हाँ वो उधर से प्रोसिक्यूशन प्रूव कर दे सर इसको कोई डिस्ट्रेस नहीं, देखो घर पे फाइनेंशियली अच्छा है सर, सब कुछ अच्छा है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है सर, घर वाले इतने अच्छे हैं, लाइफ में बिल्कुल सेट था। ऐसा मैंने कभी सुसाइड वाले केस इतने ध्यान से नहीं पढ़े, और अगर पढ़ूंगा भी मैं उनको ध्यान से, तो वो फैक्ट्स में कभी ये नहीं बताते कि ये बहुत खुश आदमी था इसने सुसाइड कर लिया। तो वो तो यही बताते हैं कि इसके ऊपर कोई लोन था, या इसके ऊपर कोई फैमिली इशू चल रहे थे, या इसको कोई धमकियां आ रही थी, इसने इसलिए किया था, सुसाइड अटेम्प्ट किया था इसने। तो आप वापस आ जाओ जरा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ये कहता है कि अगर कोई सुसाइड कर लेगा तो लॉ प्रिज्यूम करके चलेगा वो डिस्ट्रेस में है, अगर वो डिस्ट्रेस में है तो उसको कोई सजा नहीं होगी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में राइट टू सुसाइड ऑफेंस नहीं है, अगर ये प्रूव हो जाए कि वो बंदा डिस्ट्रेस में नहीं था और उसने मजे मजे में क्या किया था?
सुसाइड करने की कोशिश, मुझे मुझे मतलब विदाउट द डिस्ट्रेस उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो उसको आज भी सजा हो सकती है। अब वो फैक्ट्स पे प्रूव होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि घर पे बहुत अच्छा था, सब कुछ ओके था, बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसने सुसाइड कर लिया। एम ही कहता टाइम नहीं पास हो रहा, सुसाइड करके देख लेते हैं, बच गया फिर। हाँ जी। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब जो बताता नहीं किसी को अपनी बात, कि उसको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हाँ वो तो गया फिर। इंट्रोवर्ट नहीं रहना चाहिए बताना चाहिए कि मुझे ये दिक्कत है। वो डिस्ट्रेस में कवर्ड होगा। ठीक है, इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंटॉक्सिकेशन अल्कोहल, वो किसी तरह की भी डिस्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, ड्रग्स एडिक्शन भी तो एक डिस्ट्रेस ही होती है कि नहीं। उसके अब ये कह रहे हैं कि एडिक्शन की वजह से नहीं, उसके इन्फ्लुएंस में था, इतना कर लिया था उसने ड्रग्स कि वो उसको, उसने बोला कि चलो आज मैं अपने आप को मार ही लेता हूँ। बट जो ड्रग्स करते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। क्यों? नहीं नहीं, वो अबैटमेंट टू सोसाइटी के लिए क्यों जाएगा? जो ड्रग्स बेच रहा है वो एनडीपीएस एक्ट में तो चाहे लाइबल हो सकता है, क्योंकि वो ड्रग्स बेच रहा है, इलीगल ट्रेड कर रहा है। बट वो उसकी अबैटमेंट के लिए क्यों लाइबल होगा? ड्रग्स बेचना है, अबैटमेंट तो नहीं है। अच्छा ये छोड़ो आप, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने किसी को पैसे दे दिए उधार, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, चेक चुक, अब मैंने उसको बोला, भाई साहब मेरे पैसे दे दे। आजकल लोगों का नया ट्रेंड है, भाई साहब मुझे परेशान किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरे को ज्यादा फोन कॉल किए ना मैं, ऐसे कि मेरे पैसे, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब अगर आप बार बार उसको बोलते हो, डज इट अमाउंट टू अबैटमेंट टू सुसाइड? देखो आप बार बार उसको बोलोगे दे मेरे पैसे, दे मेरे पैसे, उसके घर भी चले जाते हो, बोलते हो भी हो कि दे मेरे पैसे, और अल्टीमेटली उसने सुसाइड करने की कोशिश भी कर ली, और मानो सुसाइड करके वो बंदा बचा ही नहीं, और मानो उसकी डेथ हो गई। अब आपके ऊपर, अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना आप उस बंदे को बार बार धमकियां नहीं दे सकते। आपने पैसे लेने ना, तो गो टेक अ लीगल रिकोर्स। ठीक है, एक बार आप उसको बोलोगे मेरे पैसे दे दो, नहीं दोगे तो आई विल गो टू द कोर्ट। बट आप उसको धमकियां दो, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे घर पे आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तेरे को बदनाम करूंगा घर पे जाके, सो वो परेशान, मेंटल डिस्ट्रेस आप कर रहे हो उसको, तो यू टेक द लीगल रिकोर्स। पर अब और सुनो, एक बंदे ने मान लो उसके ऊपर केस फाइल कर दिया और वो जाना पड़ता, उसने सुसाइड कर लिया। अब क्या ये बैडमिंटन सोसाइटी? नहीं। क्यों? क्योंकि यू आर एक्सरसाइजिंग योर लीगल राइट। आप क्या एक्सरसाइज कर रहे थे? अगर आप अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे थे और उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, तो भाई ऐसे तो बंदा कोई लीगल राइट भी नहीं एक्सरसाइज करने जाएगा फिर। ऐसे तो बंदा मतलब, मान लो किसी को मैंने मारा और उसने बोला अगर तूने मेरे ऊपर कुछ एफआईआर कराई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा तो पहले मार भी खाऊं और उसके बाद मैं कुछ करवाने, ये नहीं। आप लीगल वे से कुछ भी करिए, वो कभी भी अबैटमेंट टू सुसाइड नहीं माना जाता, है ना। अब कराने दोगे यूथेनेशिया के, नहीं कराने दोगे? अभी आगे बड़ा कुछ पड़ा है यूथनेशिया में। चलें आगे। मेंटल हेयर कैट समझ में आया नहीं? जल्दी से बोलो फटाफट यस और नो में। समझ में आ गया होगा अब तो, आ गया होगा अब तो। हाँ आगे देखो फिर ये ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब फैक्ट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। कुलवंत ज्ञान कौर हरबंस सिंह, उनकी डॉटर का नाम, डॉटर इन लॉ का कुलवंत कौर था। ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया था एंड ऑल दैट। इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, एपेलेंट्स के क्या आर्ग्यूमेंट है मैं नहीं बढ़ा रहा आपको, देन रिस्पोंडेंट्स के क्या आर्ग्यूमेंट है मैं नहीं बढ़ा रहा, मैंने सीधा फैसला सुनाया आपको। और फैसला क्या है? डिसीजन ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पर ज्ञान कौर वाला, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अपहेल्ड कर दिया। किसकी वैलिडिटी? 306 की। वो कह रहे थे ना बैटमैन टू सुसाइड को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो, कोर्ट ने बोला नहीं है, बैटमैन टू सुसाइड एक ऑफेंस है। और कोर्ट ने फिर यहाँ पर डिसमिस भी करा और बोला राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, एंड 309 को भी दोबारा से अपहेल्ड कर दिया और दोबारा से इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। नाउ जी आ जाओ जी आगे। फिर अब देखो यहां तक तो कहानी समझ में आ गई, पी रतिनम में हटा दिया, ज्ञान कौर में लगा दिया। अब उसके बाद फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, लॉ कमीशन ने बोला सर आपने अबेटमेंट टू सुसाइड को अब दोबारा से क्रिमिनलाइज तो कर दिया है, सर व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस, क्योंकि उनका तो पैसिव यूथेनेशिया भी नहीं कर सकते हम। क्यों? एक्टिव तो चलो ऑफेंस ही है ना इंजेक्शन लगाना, पैसिव भी नहीं कर पाएंगे, बोलो क्यों? क्योंकि जो बंदा ये कह रहा है कि मेरी हटा दो यहाँ से, अल्टीमेटली वो क्या करना चाह रहा है? सुसाइड नहीं, मतलब मरना ही चाह रहा है ना, मरना ही चाह रहा है ना। तो फिर वो तो जैसे ही बोलेगा वेंटिलेटर हटाओ तो ही इज अटेम्प्टिंग व्हाट, इज अटेम्प्टिंग व्हाट, तो बेचारा टर्मिनली इल है, वो बेचारा कह रहा है मैं दवाइयां, तो उसको उठा के जेल में डाल दो। गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं गलत? बोलो यस और नो। तो वही लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। लॉ कमीशन ने बोला कि सर टू प्रोटेक्ट द टर्मिनल इल पेशेंट हु रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन जो लेने से मना कर देते हैं, उनको 309 से बचाने की क्या करनी पड़ेगी? 309 से हमें उनको
बचाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? बोलो यस और नो। द डॉक्टर्स हु ओबे सच अ डिसीजन, अब डॉक्टर जो पैसिव यूथनेशिया करे वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा तो वो अबेटमेंट क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा, डॉक्टर भी नहीं करेगा। तो फिर सर वो पेशेंट और उनको हमें बचाने की क्या है, जरूरत है। तो वो अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए डॉक्टर लायबल हो सकता है, या फिर डॉक्टर सीधा मर्डर के लिए भी लायबल हो सकता है। तो वो तो पैसिव यूथनेशिया इंडिया में कोई भी नहीं करेगा फिर। तो फिर बट टर्मिनल इलनेस जो बेचारे इतने दर्द से असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं, उनको बचाने की हमें कैसे करेंगे, उनको तो कुछ राइट देने पड़ेंगे ना। आगे बात समझ या नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। तो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। देन फिर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट एक और दी, उन्होंने बोला अटेंड टू सोसाइटी को क्या कर लेना चाहिए हमें, डीक्रिमिनलाइज। इन्होंने बोला हटा दो सर इसको, ये क्या है, इन ह्यूमन है, इन ह्यूमन है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर ये किसी भी प्रकार से सुसाइड्स को प्रिवेंट करने में हेल्प कर ही नहीं रहा, लोग आज भी सुसाइड जिसको करना है वो तो कर ही रहा है। आप चाहे फिर वो पक्का होके करता है कि मैं कभी बचूं ना बस, और मैं जाऊं। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि अगर वो बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आता है जी केस 2011 में। अब लॉ कमीशन का भी यही है कि सर टर्मिनल इल वाले लोगों को देखो आप, इसको हटा दो सर। बट अभी तक तो कोर्ट ने उसको क्या रखा हुआ है, एज एन ऑफेंस माना हुआ है। अब केस आता है अरुणा शानबॉग, अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। इस केस में एक रिपोर्टर थी, पिंकी कुछ चौधरी नाम उनका था। ठीक है, अब रिपोर्टर छोड़ो, इस केस में अरुणा शानबॉग जो थी, महाराष्ट्र के अंदर एक हॉस्पिटल में नर्स थी वो। उनकी ड्यूटी रात को जब खत्म हो रही थी, तो वहां का ही एक वार्ड बॉय ने उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया। उनको डॉग की चेन के साथ उनका गला, बेसिकली पहले उसने रेप करने की कोशिश की, एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट शी इज इनटू हर मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड्स, सो ही सोडोमाइज्ड हर। ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस उसने डॉग की चेन के साथ उसका उनका गला चोक कर दिया, एंड सोडोमाइ वो जो करके एंड ऑल दैट गला चोक किया, और उनका जो ऑक्सीजन थी वो ब्रेन पे नहीं गई, कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो गया, एंड वो मरी तो नहीं बट वो कोमा में चली गई, क्योंकि जब ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती है तो क्या हो जाता है फिर बंदा कोमा में चला जाता है, और इवन डेथ भी हो जाती है। तो अरुणा शानबॉग जो नर्स थी उनको मतलब कोमा में चली गई, और जब उनकी सुबह उनको देखा गया वो ब्लड में ही थी सारी, तो चलो उनका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ। पिछले आई थिंक 32 सालों से वो किस में रही, कोमा में रही, वेजिटेटिव स्टेट में। और उनको बस फीडिंग ट्यूब से फीड किया जाता था, ना वो आंखें हिलाती थी या कुछ करती थी, बस ऐसे कोमा की तरह, कोमा जैसी स्टेट में पड़ी रहती थी। फिर पिंकी चौधरी एक रिपोर्टर थी, उन्होंने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि इन पैसिव यूथेनेशिया इनका अलाउ किया जाए, कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दी जाए, और लेट हर डाई विद डिग्निटी, लेट हर डाई विद डिग्निटी, गरिमा से मरने का हक होना चाहिए। तो कोर्ट ने सुनी पिटिशनर्स और आर्ग्यूमेंट दोनों सुने। तो इस केस में कोर्ट ने पहली बार भारत के अंदर, ऑल दो इंडिया में अटेम्प्ट टू सुसाइड एक ऑफेंस है, बट कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को एक लीगल मान्यता दे दी, और कोर्ट ने बोला पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। बट उसकी पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया कि डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा, हाई कोर्ट अप्रूवल चाहिए, देन वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बट पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में अलाउ कौन से केस में किया गया था, अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि अरुणा रामचंद्र को कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो नर्सेज उनकी देखभाल कर रही थी, उनके स्टाफ की थी वो, क्योंकि वो वहीं काम करती थी। उन्होंने कोर्ट में बोला कि नहीं सर, पैसिव यूथनेशिया नहीं, हम अरुणा के साथ रोज यहाँ टाइम बिताते हैं और हम उनकी देखभाल करें। और एक नर्स ने तो ये भी बोला कि मैं सैलरी नहीं लूंगी, मैं सारी जिंदगी इनका जो है देखभाल मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देयरफॉर उनका एक बॉन्ड था अरुणा के साथ, तो उन्होंने बोला कि वी विल टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल थोड़े से जुड़ गए, इमोशन जुड़ गए, और बट इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बात ये ना कि अगर वो कोमा स्टेट में बैड सोल हो जाएंगे, ये वो सब हो जाएगा, तो वो ज्यादा मैटर करता है। बट कोर्ट ने कुछ ये भी बोला कि अरुणा जो है, उन्होंने ये भी बोला कि अरुणा जो है वो तो नहीं करती, मतलब कोई जवाब तो नहीं देती, बट जब हम उससे बातें करते हैं तो शायद वो कई बार आंखों से जवाब देती है, कुछ ऐसे करके, मतलब वो कह उनका कहना ये था। कोर्ट ने इस केस में अलाउ नहीं किया, ऑल्दो 2015 में उनकी नेचुरल डेथ हो गई थी। ठीक है, 2015 में उनकी नेचुरल डेथ हो गई थी। बट इस केस के अंदर आपको ये मैंने बता दिया, इसके फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, वन ऑफ द स्वीपर ऑफ द हॉस्पिटल अटैक्ड हर, ही choked and strangulated her via dog chain in order to restrain any movement from her in an attempt to rape her. Upon realizing that Aruna was menstruating her, he sodomized her. Very next day,
Aruna was found lying on the floor with blood everywhere and all over her. One of the cleaners found her in an unconscious condition. The strangulation via dog chain seized the supply of the oxygen to her brain, causing severe damage to the cortex of the brain. Petition was filed under Article 32 of the Constitution by a friend of Aruna, ठीक है, and 36 of the incident के बाद उनको बोला गया था कि भाई ये है उनकी, देख लीजिए आप, पहले वो ये थी, उसके बाद ये थी। देन आर्ग्यूमेंट्स रिस्पोंडेंट, ये आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। स्टाफ ने बोला था कि हम इनका ध्यान रख रहे हैं एंड ऑल दैट, मैंने आपको छोटे में करके बता दिया। देन पिटिशनर्स के आर्गुमेंट की सर राइट टू लाइफ जो है इट इंक्लूड्स राइट टू डाई विद, यहाँ पर क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी। जजमेंट क्या है और ये आप अपने आप देख लेना। गाइडलाइंस जो है एस्टैब्लिश कोर्ट ने कर दी थी, यहाँ पर आप गाइडलाइंस देख सकते हैं कि भाई अ बेंच मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस एंड ऑल दैट, ये सारी गाइडलाइंस थी। चलिए जी, उसके बाद आप देखिए अरुणा शॉन्गबॉक के केस में तो हम पहुंच गए हैं, उसके बाद दो केस और आएंगे, वो आपके सामने देखो, 2018 का केस और 2023 का केस। 2018 में केस आया जिसका नाम है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोर्ट ने गाइडलाइंस लिखी डिटेल्ड, कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस लिखी कि पैसिव यूथेनेशिया अगर करवाना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो 2018 में कोर्ट ने दोबारा से रीआइटरेट करा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, दोबारा से दोहराया कि हाँ ये फंडामेंटल राइट है, और इस बार उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइंस लेड डाउन की 2018 के केस में। हालांकि ये जो गाइडलाइंस थी ये बहुत कम्बरसम थी, मतलब पैसिव यूथेनेशिया कराना ही एक बहुत ह्यूज टास्क हो जाता, क्योंकि जो ये गाइडलाइंस थी बहुत ही, क्योंकि देखो पैसिव यूथेनेशिया का मिसयूज भी तो हो सकता है। अगर मान लो कोई बंदा कोमा में है, मुझे पता है इसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या कुछ ऐसा होगा, तो उसमें मिसयूज होने का भी बहुत ज्यादा, या फिर मान लो कि बंदा टर्मिनल इल है, उसको इतना प्रेशराइज करे कि तूने यही बोलना कि हाँ मुझे क्या चाहिए, पैसिव यूथेनेशिया। तो आर्म ट्विस्टिंग या ऐसी चीजें भी तो हो सकती हैं, इसका मिसयूज भी तो हो सकता है, बोलो यस और नो। तो डिटेल चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, बोलो ये, तो कोर्ट ने डिटेल दे दिया। पर इसमें फिर अब इतना कम्बरसम प्रोसेस है कि उसको करवाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, जबकि वो बंदा दर्द से मर रहा है। आई बात समझ? इसलिए 2023 में दोबारा से कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और यहाँ पर कोर्ट से मांग की गई सर थोड़ा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दीजिए जी। तो सिंप्लीफाई कर दिया, और कोर्ट ने पहली बार लिविंग विल बनाने का जो है कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस दी। कौन सी विल? लिविंग विल। लिविंग विल मैं अभी पहले ही बता देता हूँ आपको। लिविंग विल क्या है कि जैसे अभी एक इंसान स्वस्थ है, जैसे मैं, आई एम हेल्दी पर्सन, तो जैसे हम वसीयत बनाते हैं ना कि मेरी मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको मिले विल, वैसे ही लिविंग विल भी बनाई जा सकती है। तो एक बंदा जीते जी जब वो हेल्दी कंडीशन में है, तो वो लिख सकता है कि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मैं कोमा में चला जाता हूँ, तो मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ना रखा जाए। मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ, अपनी लिविंग विल में पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो कोमा जैसी सिचुएशन में चले जाऊंगा तो कौन ही बताएगा। तो मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ कि मेरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ना रखा जाए। इसको पहले तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से वेरीफाई और साइन करवाना पड़ता था, 2 विटनेस चाहिए थे। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हर किसी के पास तो नहीं जाता कोई बंदा, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब नोटरी पब्लिक आपने देखा ही होगा, कोर्ट में नोटरी पब्लिक होता है। कभी आपने छोटे होते देखे नोटरी अटेस्टेड करवाए होंगे डॉक्यूमेंट्स आपने? कभी कभी नहीं कराया आपने अपने डॉक्यूमेंट नोटरी अटेस्टेड? तो अब तो सीधा बस इसको लिविंग विल बनाओ, नोटरी अटेस्टेड कराओ और हो जाएगा काम। समझ में आई बात? लिविंग विल, ठीक है, इसको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी बोलते हैं। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मैं पहले ही बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, एक यूथेनेशिया और एक सुसाइड हो गया, एक मर्डर हो गया, एक और चीज होती है, एक होती है असिस्टेड सुसाइड या असिस्टेड डाइंग। ठीक है, क्या होता है? असिस्टेड, ASSISTED, असिस्टेड डाइंग कह लो या असिस्टेड सुसाइड कह लो, एक ही बात है, असिस्टेड डाइंग। ये इंडिया में अलाउड नहीं है, बट अभी हाल ही में यूके में अलाउ कर दी है, बहुत सारी कंट्रीज में पहले से भी है। असिस्टेड डाइंग पता क्या होता है इसमें? असिस्टेड डाइंग में क्या होता है, ये एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करता है कि वो बंदा कहता है कि मुझे मरना है भाई, सुसाइड करना, क्योंकि मैं टर्मिनली इल हूँ, मुझसे नहीं सहन हो रहा। तो फिर डॉक्टर की वो असिस्टेंस लेते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तो डॉक्टर उसको कोई दवाई या कोई इंजेक्शन या कुछ उसको असिस्ट कर देता है कि ये है, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्टर खुद नहीं लगाएगा, तो वो तो एक्टिव यूथेनेशिया हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर पैसिव भी नहीं करेगा। पैसिव का मतलब होता है डॉक्टर साहब ने कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट हटा ली, वो नहीं है। इसमें वो बंदा जो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी या कुछ भी लिख दिया कि इससे तू आराम से मर सकता है, पेनलेस डेथ हो जाएगी तेरी, वो खुद लगाएगा। समझ में आ गया? असिस्टेड डाइंग समझ में आया कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डॉक्टर,
ठीक है, एक्टिव भी नहीं, पैसिव भी नहीं, उसको बस हमने हेल्प कर दी कि इन चीजों से तू मर सकता है आराम से, तो ये ले हमने तेरे को ये दे दी, अब तू मर जा। पर ये अबैटमेंट टू सुसाइड नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं अबैटमेंट टू सुसाइड, बट इंडिया में नहीं है ना ये कहाँ पर है? यूके में है। समझ में आया? यूके और बाकी और भी कंट्रीज हैं वहां पर भी है। हाँ जी। हाँ हाँ। क्यों नहीं होएगी? नहीं नहीं, आपने गलत, थोड़ा सा शायद मैंने गलत बोल दिया होगा। तो इनका कहना है कि बंदा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो वैसे ही कोमा में चला गया, चले जाते हैं कई कोमा में चले जाते हैं। सो सर वहां पर लिविंग विल, उस वहां पर लिविंग विल में तो ये लिखता है कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो गया या टर्मिनल इलनेस, या वैसे भी वो कोमा में चला गया, नेचुरली भी चला गया, तो वो पहले ही बता देता कि मुझे मत रखना है इसमें, ये जो वेंटिलेटर्स एंड ऑल दैट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट होती है तो उनको बहुत सारी जो ये लगा देते हैं ट्यूबें, यहाँ से ट्यूब डाल दो, वहां से डाल दो, ये वो, और वो कहते हैं मुझे घर ले चलो, मुझे नहीं पता, बस मरना तो है ही है, पता ही है, मुझे नहीं ये दर्द सहने, कोई बात नहीं, घर ले चलो। ऐसे होता है कि नहीं बोलो? बट वो तो कंसेंट दे रहा है क्योंकि वो जिंदा है। बट कोमा वाले केस में तो फिर वो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे के जाए, लिविंग विल बना के जाए। अगर लिविंग विल नहीं बनाई किसी ने, तो फिर वहां पर उसके घर वाले आते हैं। फिर वहां पर लिविंग विल बना के नहीं गया तो फिर कौन का बताएगा? जैसे अभी आपने हरीश राणा के केस में देखा, उन्होंने कोई लिविंग विल नहीं बनाई थी, तो उसके घर वाले गए ना कोर्ट के पास, और पैसिव यूथेनेशिया की मांग करी है ना उन्होंने। लेट्स सी कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट ने डॉक्टर से भी बात करी, एम्स के बोर्ड से भी बात करी, उनके पेरेंट्स से भी बात करी, उन्होंने सारे फैक्टर्स देखे कोर्ट ने। उन्होंने बोला कि सर ये रिवर्सिबल है, ये इनको ठीक नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही रहेंगी। अब लेट्स सी, उन्होंने बोला कि सर हमारे पास, अब उसके पापा अब सैंडविच भेजते हैं जाके, अपने घर का किराया चलाना, तो सैंडविच वगैरह भेजते, तो रोज महीने का 25-30 हजार तो खर्चा उसका उस पे है, तो कैसे ही वो पूरा करेंगे? चलो फाइनेंशियल मैटर तो अलग बात है, बट उनसे देखा भी तो नहीं जाता ना अपने बच्चे को, ऐसे पिछले 12-13 सालों से देख सकता है कोई? नहीं देख सकता। चलिए इधर देखिए, व्हाट इज द लिविंग विल? ये क्या है? व्हाट इज लिविंग विल? Living will is a document prescribing a person's wish, but regarding the medical treatment the person would want if she was unable to share his or her wishes, or not in a position to make an informed decision by reason of being unconscious or in a, क्या लिखा है यहाँ पर, in a coma. That is a living will. कौन से केस में आया लिविंग विल का कॉन्सेप्ट? लिविंग विल का कॉन्सेप्ट कौन से केस में आया? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। ठीक है, यहाँ पर देखिए लीगैलिटी ऑफ लिविंग विल, इट वाज नॉट लीगली वायबल इन इंडिया। हाँ, 2018 के केस में इसको पहली बार अलाउ कर दिया था, नॉट 2023, 2018 वाला, पहले वाला केस में इसको अलाउ कर दिया था लिविंग विल को, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। ठीक है जी, और यहाँ पर आप देखिए, हु कैन ड्रॉ अ लिविंग विल? तो एन अडल्ट। पहली बात कौन बना सकता है? पहली बात वो क्या होना चाहिए? अडल्ट। वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड का। और वो क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। एंड इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट, रिलेट एंड कॉम्प्रिहेंड द पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना? बच्चा नहीं बना सकता, अडल्ट बनाएगा, साउंड माइंड, हेल्दी माइंड, सब कुछ उसको अपना पूरा पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वोलेंट इट मस्ट बी वॉलेंटरी। अब देखो लिविंग विल भी बड़ी खतरनाक हो सकती है। मान लो किसी बंदे ने उसकी आर्म ट्विस्टिंग करके बंदूक रख के बोल दिया लिविंग विल बना दे अपनी, बना दी, उसको किसी तरीके से दवाइयां दुइयां देके कोमा में पहुंचा दिया, और उसमें बोला देखो सर इसने बोला था कि मेरे को लाइफ सपोर्ट में नहीं रखना, तो इसका मिसयूज हो सकता है। तो इट मस्ट बी क्या है? इट मस्ट बी वॉलेंटरी। तो ये खुद लिखियो, उसने वॉलेंटरी लिखियो। और एलिमेंट्स क्या है देखो, रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद लिखा हुआ है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। फिर रेवोकेशन राइट्स, चाहे वो जब मर्जी अपनी लिविंग विल को रिवोक कर सकते हैं हम, कोमा में जाने से पहले कि ये मैं हटा रहा हूँ। देन गार्जियन डेजिग्नेशन, कि भाई अगर मैं नहीं, मेरे मेरे बाद अगर कोई मेरे बारे में कुछ डिसीजन लेगा तो ये लेगा ये बंदा, मैं इसको बता के जा रहा हूँ, ये मेरे बेhalf पे डिसीजन लेगा कि मुझे रखना है या विड्रॉ पे उसको विड्रॉ करना है। हाउ इज लिविंग विल रिकॉर्डेड? तो देखो लिविंग विल कैसे रिकॉर्ड की जाती है? इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, वो उसको साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसकी कॉपी भेजेंगे लिविंग विल को टू द अथॉरिटीज, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रखा जाएगा, और टू द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटर, उसके फैमिली मेंबर्स को भी बोला जाएगा कि इस बंदे ने लिविंग विल बनाई है, ठीक है, हम आपको एक रिकॉर्ड भेज रहे हैं कॉपी, ठीक है। बट ये अब सारा वाला ये हट चुका है सारा अब, क्योंकि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, अब इजी वाला प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। देन व्हेन एंड व्हाई, whom can give it to effect?
तो when a person becomes terminally ill and is undergoing prolonged medical treatment with no hope of recovery, the treating physician when made aware about the advance, जब अब जो डॉक्टर को जब बताओगे कि इसकी रिकवरी तो है नहीं, वो ट्रीटमेंट, तो उसको आप क्या बताओगे कि इन्होंने क्या लिखी हुई है, एडवांस डायरेक्टिव। जब उसको बताओगे तो वो पहले उसकी जेन्युइननेस को एसरटेन करेगा, उसके बाद वो उसकी ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट को एसरटेन करवाएगा, उसकी वैलिडिटी कहाँ से करवाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से करवाएगा। बट ये सब हट चुका है ना, कि आप अपने आप कर लोगे, पढ़ लोगे इसको, ये तो प्रोसीजर है, ये आपको पेपर में नहीं आने वाला। जस्ट इन केस कि आपको बहुत ज्यादा क्यूरियस हो कि सर बताओ, हमें पता होना चाहिए, तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। ये बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड, ये सब बैठते हैं ये। बट अब आप देख सकते हैं कि अब क्या प्रोसेस है और पहले क्या प्रोसेस है, देखिए जरा, चेंजेस ब्रॉट 2023 में। अब नए एक्ट में क्या है, पहले जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको साइन करते थे, अब कहाँ से करवा लोगे आप, नोटरी या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से। पहले लिविंग विल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कस्टडी में रखा जाता था, अब कहाँ रखा जाएगा, नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ताकि कोई भी हॉस्पिटल उसको इजीली एक्सेस कर पाए। नहीं तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगवानी पड़ती थी, लंबा प्रोसेस था वो बंदा, मतलब इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता था। नाउ आगे, अब जो प्राइमरी, पहले प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का एक बोर्ड बैठता था, फिर सेकेंडरी का बैठता था। तो प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स में एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सब होने चाहिए। और मिनिमम कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, अब इन्होंने कर दिया कि 3 डॉक्टर्स होने चाहिए, ट्रीटिंग फिजिशियन और 2 अदर डॉक्टर्स जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो। कितना जिनका, कर दिया कि नहीं इजी, बोलो यस और नो। आगे देखो, 2018 की जजमेंट ने जो है डिड नॉट स्पेसिफाई एनी आउटर लिमिट और विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कब उसकी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाए वेंटिलेटर, उसमें कुछ नहीं बताया था। बट इसमें बताया कि ये फैसला कितनी देर में लेना है इनको, 48 आवर्स में लेना है। प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड को डिसाइड करना है कितनी देर में, 48 आवर्स में, एक बार अगर उनको ये मिलती है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेकंड बोर्ड बनाना पड़ता था, अब यहाँ पर हॉस्पिटल ही सेकेंडरी बोर्ड बना लेगा। आगे बात समझ, बस ये है आपकी कहानी। देन उसके बाद व्हाट वर द रीसेंट चेंजेस इन द गाइडलाइंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आपको रीसेंट चेंजेस बता दिए ना चार्ट के थ्रू, ठीक है, ये चार्ट के थ्रू बता दिया, टेस्टेशन, इंटीग्रेशन, अपील प्रोसेस एंड ऑल दैट। अगर फिर भी वो मना कर दें डॉक्टर्स की हम नहीं करेंगे, तो आप अपील में कहाँ जाएंगे फिर, हाई कोर्ट। कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट भी मना कर दे तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। मना कर देंगे ना, कि बोलेंगे कि नहीं, ये हमें नहीं लगता कि इसमें पैसिव यूथनेशिया अलाउड होनी चाहिए, या मे बी फॉर वट एवर रीजन हमें नहीं लगता कि ये वॉलेंटरली है या कुछ भी ऐसा, फॉर वट एवर पर्पज। अब ये मैंने एक डाल दिया, यूके 2025 के अंदर उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है, टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल। ये नया बिल आया है, इसके अंदर लिखा है कि टर्मिनली इल पेशेंट जो है वो असिस्टेंस ले सकते हैं टू एंड देयर, ये पता क्या है, असिस्टेड डाइंग, क्या है ये, असिस्टेड डाइंग। द बिल एड्रेस एथिकल इश्यूज एंड ये वो सब, आगे देखिए। Assisted dying generally refers to a person who is terminally ill receiving lethal drugs from a medical practitioner which they administer themselves. ये assisted dying है। Assisted suicide is intentionally helping another person to end their life, including someone who is not terminally ill. तो assisted dying तो वो है कि terminally ill बंदा है, आपने उसको लिख दिया कि इससे तू मर सकता है, ये ले पकड़, यहाँ से मिलेगा, तू जाके अपने आप लगा ले। ये तो यूके में लॉ के परस्पेक्टिव में अगर सारी वो कंडीशन पूरी होती है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उस बंदे के सिर्फ 6 महीने बचे थे, डॉक्टर ने लिखा 6 महीने से ज्यादा ये नहीं जिएगा, तब ये अलाउड है। असिस्टेड डाइंग तो असिस्टेड सुसाइड क्या है, कि वो बंदा टर्मिनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपने फिर भी उसको बता दिया कि तुम्हें सुसाइड करना है, ये ले, वो नहीं है इसके अंदर अलाउड। क्योंकि वहां पर समवन हु इज नॉट टर्मिनली इल को अगर आप ऐसा कुछ लिख के देते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, उसको सुसाइड करने में असिस्ट कर रहे हो आप। देन यूथेनेशिया इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, 2 टाइप ऑफ यूथेनेशिया, वॉलंटरी एंड ऑल दैट, ये आपको सब पता है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ असिस्टेड डाइंग, तो ये आप आर्ग्यूमेंट्स खुद पढ़ लेना, पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है, पढ़ लोगे ना। फेवर में क्या है, लिमिटेशन ऑफ एंड ऑफ लाइफ केयर, अब लाइफ केयर की तो बस और कुछ उसको हम क्योर ही नहीं कर सकते। देन डिग्निटी की बात कर रहे हैं वो। देन सुसाइड प्रिवेंशन, अब सुसाइड में वो बंदा अपने तरीके से मरेगा, बट कितनी पेनफुल डेथ होएगी, इससे अच्छा तो वो फिजिशियन से वो करवा के पेनलेस डेथ भी करवा सकता है। देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, अगेंस्ट इसके यही है कि इसका मिसयूज हो सकता है, कोर्जन, जबरदस्ती लोग करवा सकते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन, फोकस ऑन केयर इंप्रूवमेंट, ये है करंट यूके लॉ। यूके में बोथ असिस्टेड डाइंग इज अलाउड एंड यूथेनेशिया लिखा है प्रोहिबिटेड। असिस्टेड डाइंग एंड असिस्टेड सुसाइड इज पनिशेबल ऑफेंस विद अप टू 14 इयर्स, व्हाट इज द प्रोसीजर। असिस्टेड डाइंग इज अलाउड नाउ, ये यहाँ पर आर प्रोहिबिटेड नहीं, आर नॉट प्रोहिबिटेड आएगा, समझ में आई बात, अलाउड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि किसको अलाउड है यूके के अंदर, ये यूके वाला लॉ मैं क्यों ही पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ना चाहोगे यूके वाला लॉ,
नहीं ना, चलो फिर आगे। इनिशियल रिक्वेस्ट एंड असेसमेंट प्रोसेस, ये सारा मतलब यूके के लॉ के बारे में मैंने बताया है, जुडिशियल रिव्यू होगा उसका एंड ऑल दैट आगे। अब फ्रांस ने अभी रिसेंटली 2025 के अंदर ये अलाउ करा है। फ्रांस आफ्टर रिसेंटली एडिंग अबॉर्शन, अच्छा विच कंट्री हैज मेड अबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बताइए जरा। फ्रांस इकलौती कंट्री जिसने अबॉर्शन को क्या बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अबॉर्शन को, जबकि इंडिया में इट इज अ स्टेट्यूटरी राइट, है ना। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू दिस बॉडीली ऑटोनॉमी एंड राइट टू रिप्रोडक्शन, है ना। राइट टू रिप्रोडक्शन किसका राइट है, एक फीमेल का है। वो बच्चे को जन्म देना चाहती है नहीं देना चाहती, वो उसका मसला है। उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी है, उसका उसका मसला है कि वो दे या ना दे। पर ये राइट तो ठीक है उसका। पर अगर उसकी प्रेगनेंसी कुछ वीक से ऊपर चली गई फिर नहीं, फिर तो उसका भी तो राइट टू लाइफ आ जाता है, जो पेट में है बच्चा वूम के अंदर, बोलो। तो इंडिया में इट इज क्या है, स्टैट्यूटरी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पढ़ा है कि नहीं आपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? ठीक है, नहीं पढ़ा तो शायद यूट्यूब पे नहीं होएगा, मुझे लगता है शायद नहीं है। तो फ्रांस का मैंने बताया, फ्रांस ने अभी असिस्टेड डाइंग अलाउ करा है। ये अबॉर्शन तो पहले से भी अलाउड था ये। देन उसके बाद व्हाट इज असिस्टेड डाइंग एंड पैसिव यूथेनेशिया डिस्टिंक्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें डॉक्टर बीच में नहीं आता, वो अपने आप लगाता है। और यूथेनेशिया में डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, वो खुद करता है वो। देन आगे डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, बेल्जियम अलाउज बोथ टाइप ऑफ यूथेनेशिया, even assisted suicide for anyone, both type मतलब active euthanasia और passive euthanasia. Switzerland has bans euthanasia but allow assisted dying in the presence of a doctor. स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में दोनों तरह के यूथेनेशिया ऐसे अलाउड है। अभी हाल ही में, अभी रिसेंटली जस्ट 10 days बैक, ऑस्ट्रेलिया की एक ऑस्ट्रेलिया की एक वो है। ऑस्ट्रेलिया में कितनी स्टेट्स हैं? ऑस्ट्रेलिया में कितनी स्टेट्स हैं? आई थिंक 6 स्टेट्स हैं, चेक करना। तस्मानिया, क्वींसलैंड, तस्मानिया, क्वींसलैंड और आपका ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और 6 हैं टोटल, ठीक है। उसमें से एक टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, दिखाऊं ऑस्ट्रेलिया का? हाँ जी, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, और ये क्या है, तस्मानिया। ठीक है, उसकी कैपिटल का क्या नाम है? क्या नेम है ऑस्ट्रेलिया कैपिटल का नाम? कैनबरा। ठीक है, पर ये 6 है, बट ये वाली मैं क्यों नहीं काउंट कर रहा? नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी इज नॉट अ स्टेट, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया इट इज एन ऑटोनोमस रीजन, ठीक है, एक ऑटोनोमस, इसमें एबोरिजिनल्स रहते हैं, मतलब जो पुराने यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, एबोरिजिनल्स आदिवासी, वो रहते हैं यहाँ पर। ये तो सारे बाहर से आके बस गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्रिटिशर्स हैं ये सारे, है ना। समझ में आई बात है नहीं? तो नॉर्दर्न टेरिटरी, अभी 10 days पहली न्यूज है, ये यूथेनेशिया, ये बिल लेके आ रहे हैं असिस्टेड डाइंग के लिए, और किसके लिए? यूथेनेशिया के लिए लेके आ रहे हैं। अब देखो लेट्स सी पास होता है या नहीं। हर एक स्टेट अलग अलग लॉ लेके आ सकता है, अब ये लेके आ रहे हैं, बट इट इज नॉट अ स्टेट। समझ में आया? तो न्यूज में था नॉर्दर्न टेरिटरी इज गोइंग टू ब्रिंग बिल ऑन यूथेनेशिया। समझ में आ गई बात? नॉर्दर्न टेरिटरी, अब आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न टेरिटरी। फिर उसके बाद यहाँ पर रिसेंट डेवलपमेंट्स। अच्छा, विच कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया, बताओ। नीदरलैंड लिख लो ना, फिर फर्स्ट वाला पूछ लेते हैं वो। फर्स्ट कंट्री जिसने लीगलाइज किया था, बताओ कौन सा है वो? नीदरलैंड्स। विच इज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया रिसेंटली, अभी 2026 में, आई थिंक 2025 के लास्ट में। उरुग्वे, ठीक है, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू डू सो, लीगलाइज यूथेनेशिया। आई थिंक इट्स ओवर। बस खत्म हो गया ये टॉपिक। एनिमल्स के लिए भी कोई लॉ है इस पे यूथनेशिया का? उनको तो वैसे कर
नहीं ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डेंजरस है या कुछ ऐसे है उसके लिए फिर ये कलिंग कर सकते हैं एनिमल्स की। ठीक है। बट अभी जैसे आपने देखा नहीं साउथ के अंदर अभी कौन सी कहीं पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, सदर्न स्टेट, 500 डॉग्स को पॉइजन कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने पंचायती इलेक्शन में मैनिफेस्टो में ये बोला था कि हम स्ट्रे डॉग से इनकी तो आबादी कम करेंगे ना। जो वो जीत गई, जो भी जीते होंगे, उन्होंने अपना फिर प्रॉमिस पूरा किया। प्रॉमिस पूरा किया उन्होंने, 500 ये डॉग पॉइजन करके मार दिए।